आपने कभी ना कभी सेल को पढ़ा होगा, और जब भी आपने सेल को पढ़ा होगा तो आपने एक बार डिस्कस करी होगी कि सेल थ्योरी किसने दी थी और वो सेल थ्योरी के लिमिटेशन क्या था। सो सेल थ्योरी 1838 में सील्डेन एंड स्वाइन नाम के दो वैज्ञानिक थे, उन्होंने दी थी। अब उन्होंने क्या बोला था कि ऑल लिविंग आर मेड अप ऑफ सेल, है ना, और सेल कवर करती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। सेल थ्योरी आई 1838 के आसपास। उन्होंने दो चीज़ें बोली, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड बाय द सेल एंड सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट। बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट है ना। अब ये जो सेल थ्योरी आई, अब इस सेल थ्योरी में एक लिमिटेशन रह गई। लिमिटेशन ये थी कि ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि हाउ न्यू सेल्स अराइज, यानी कि नई सेल कैसे बनी, ये एक्सप्लेन ये लोग नहीं कर पाए, सील्डेन और स्वान। अब इस पर्टिकुलर जो कि लिमिटेशन था उसको ओवर करने के लिए रॉबर्ट बिरको साहब ने बोला कि जो नई सेल हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से फॉर्म होंगी बाय द डिवीजन ऑफ सेल। सो अब हमारा क्वेश्चन ये बनता है कि ये जो डिवीजन सेल है, सेल का डिवीजन है, वो कैसे होता है, और अगर हो रहा है तो कौन कौन सी फिजियोलॉजी या पर्टिकुलर स्टेप्स कौन कौन से हैं उसकी। सो आज हम डिस्कस करेंगे सेल डिवीजन। वेलकम टू एनाटॉमी क्लासेस। मेरा नाम है अंकित गौर और आज का हमारा टॉपिक है सेल डिवीजन। इस सेल डिवीजन को हम सेल रिप्रोडक्शन भी बोलते हैं, सेल रेप्लिकेशन भी बोलते हैं, कई बार इस सेल डिवीजन को हम सेल डुप्लीकेशन भी बोलते हैं। तो टर्म हम कोई से भी यूज कर सकते हैं, लेकिन हो अल्टीमेटली क्या रहा है कि एक पेरेंट सेल है, फॉर एग्जांपल इसको मैं पेरेंट सेल मान लेता हूं, उससे हमारी टू आइडेंटिकल सेल्स बन रही हैं। ऑलवेज जब भी डिवीजन होगा तो उससे दो डॉटर सेल्स बनेंगी। तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है कि एक पेरेंट सेल से दो डॉटर सेल्स बन रही हैं, और सेल डिवीजन को हम अलग अलग नाम से जानते हैं, जैसे कि सेल रिप्रोडक्शन, सेल रेप्लिकेशन, सेल डुप्लीकेशन। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है। सो सेल डिवीजन की जो डेफिनेशन है, डेफिनेशन मैं यहाँ लिखता हूँ, सेल डिवीजन इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू और डॉटर सेल। अब ये क्या है, एक प्रोसेस है किसकी, ये प्रोसेस है फॉर्मेशन ऑफ न्यू डॉटर सेल, फॉर्मेशन ऑफ न्यू डॉटर सेल्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग पेरेंट सेल्स। सो अल्टीमेटली सेल डिवीजन इज द प्रोसेस। सो प्रोसेस के बाद अब हम देखते हैं कि सेल डिवीजन कितने टाइप का होता है। सो सेल डिवीजन को हम जनरली दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता हमारा सोमैटिक सेल डिवीजन, दूसरा होता है हमारा रिप्रोडक्टिव। अब देखो कि ये जो सोमैटिक सेल डिवीजन है ये जनरली कहाँ पे प्रेजेंट रहेगा, जहाँ पे हमारे ग्रोथ एंड रिपेयर का काम चल रहा होगा। ग्रोथ एंड रिपेयर के लिए ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल कि मेरा ये हाथ है, यहाँ पे अगर मान लो कट लग जाता है तो यहाँ के जो सेल डेथ होगी या जो टिश्यू इम्पेयर्ड होंगे उनके रिप्लेसमेंट के लिए जो डिवीज़न होगा या ग्रोथ होगी वो सोमैटिक सेल ग्रोथ होगी। तो ये ग्रोथ एंड रिपेयर में यूज़ किया जाता है, और जबकि ये रिप्रोडक्टिव होता है। अब इसमें जो सोमैटिक सेल डिवीज़न है इसमें हमेशा माइटोसिस की प्रोसेस होगी, यानी कि इसमें डिप्लॉयड सेल से डिप्लॉयड डॉटर सेल्स बनेंगी, वो भी दो। रिप्रोडक्टिव में हमेशा एक डिप्लॉयड सेल से 4 हैप्लॉयड सेल्स बनेंगी, कुछ इस तरीके से। तो सेल डिवीज़न में एक बात याद रखना जरूरी है कि फॉर एग्जांपल कि एक होता है मियोसिस और एक होता है माइटोसिस। अब जैसे मैं यहाँ पे माइटोसिस बनाता हूँ, माइटोसिस मतलब ये वाला सोमैटिक सेल ग्रोथ, इसमें एक 2n सेल से आइडेंटिकल डॉटर सेल्स बनती हैं, वो भी 2ns होंगी।
एंस का क्या मतलब है कि यहाँ पर पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स। सो हमको पता है 22 ऑटोसोम्स होते हैं और एक सेक्स क्रोमोसोम होता है, ये पेयर में होते हैं, तो टोटल ये हो गए 46। ऐसे ही जब मियोसिस जब होगा उसमें क्या होगा कि एक डिप्लॉइड सेल होगी, उससे सबसे पहले माइटोसिस की प्रोसेस होगी, तो उसमें 2 आइडेंटिकल डॉटर सेल्स बनेंगी डिप्लॉइड, और फिर उसमें माइटोसिस अगेन होगी, वहाँ पे हैप्लॉइड सेल्स बनेंगी 2 सेल से 4 सेल्स। तो ये प्रोसेस यहाँ पे हो रही है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं सेल साइकिल। सेल डिवीज़न को स्टडी करने के लिए हमने एक टर्म इजाद किया जिसका नाम था सेल साइकिल। कहने के लिए सिंपल है, बस हमको क्या करना था कि हम ये चाह रहे थे कि एक सेल कौन कौन सी फिजियोलॉजी परफॉर्म करती है और डिवीज़न के दौरान वो कौन कौन से फेजेस से गुजरती है, उनको समझने के लिए हमने एक टर्म पढ़ा जिसका नाम है सेल साइकिल। ठीक, अब सेल साइकिल का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल कि ह्यूमन सेल्स में जो सेल है वो 24 आवर का उसका लाइफ स्पान है ग्रोथ के लिए। तो अब सेल साइकिल में स्पेशली 2 फेज़ होती हैं। तो पहला है हमारा इंटरफेज़, दूसरा है एम फेज़ जिसको हम माइटोटिक फेज़ बोलते हैं। जनरली इसको हम क्या बोलते हैं, एम फेज़। 3 पोर्शन आते हैं, G1 फेज़, S फेज़, G2 फेज़। अब समझो यहाँ पे ये जो G1 फेज़ है इसका मतलब है ग्रोथ 1 फेज़। एस फेज का मतलब है सिंथेसिस फेज। इसमें सिंथेसिस किसका हो रहा है, डीएनए का। सो एस फॉर सिंथेसिस, और इसको हम बोलेंगे सिंथेसिस फेज। एंड G2 को हम ग्रोथ 2 फेज बोलेंगे। ठीक है, अब जो एम फेज है उसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। सबसे पहले है कैरियोकाइनेसिस एंड सेकंड वन इज साइटोकाइनेसिस। यहाँ पे समझो, ये जो कैरियो है इसका मतलब होता है न्यूक्लियस, और काइनेसिस का मतलब होता है डिवीज़न। सो अब देखो कि यहाँ पे जब भी कैरियोकाइनेसिस की बात होगी तो हम डिवीज़न ऑफ न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं, और साइटो का मतलब होता है सेल, और काइनेसिस का मतलब होता है डिवीज़न। सो इससे हम क्या बोल सकते हैं, या तो हम इसको सेल डिवीज़न बोल सकते हैं या बोल सकते हैं हम कि साइटोप्लाज्मा का डिवीज़न होने वाला है। ठीक है, अब हम इंटरफेस के अंदर एक चीज़ देख लेते हैं कि ये प्रेपरेशन वाली फेज़ होती है, ये प्रेपरेशन वाली फेज़। अब देखो कि जब हम किसी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करते हैं तो एग्ज़ाम जस्ट 3 घंटे का होता है, लेकिन हम पूरे साल भर से प्रिपेयर कर रहे होते हैं। सेम ये जो प्रेपरेशन है वो 90% टाइम लेता है पूरा सेल साइकिल का, इंटरफेज। सो इन केस ऑफ 24 आवर्स 23 आवर्स प्रेपरेशन में चला जाता है जो भी है इंटरफेज में, एंड एम फेज ओनली 5% ऑफ टाइम लेता है, इसके केस में ओनली 1 आवर। सो इंटरफेज हमने डिस्कस किया कि G1 फेज, S फेज, G2 फेज। अब इन फेज में हो क्या रहा है ये भी देख लेते हैं। सो G1 फेज में हमारी जो सेल है वो रिमेन मेटाबॉलिक एक्टिव, यानी कि जैसे हम अभी यंग हैं तो सारे काम कर रहे हैं ना, काम करते हैं, वैसे ही सेल सारे बॉडी की फंक्शनिंग को परफॉर्म करेगी और मेटाबॉलिकली एक्टिव रहेगी। और इसमें क्या होता है, इसमें नंबर्स इंक्रीज हो रहे हैं, किसके, ऑर्गेनेल्स के। सिंथेसिस फेज में रेप्लिकेशन हो रहा है डीएनए का, सो सिंथेसिस हो रहा है इसमें ऑफ डीएनए। और G2 फेज में सेल रिमेन मेटाबॉलिकली एक्टिव बट प्रोटीन सिंथेसिस मेजरली अकर। ठीक है, अब एक और फेज होती है G1 फेज के अलावा जिसको हम बोलते हैं G0। इसको हम क्विसेंट फेज भी बोलते हैं। फॉर एग्जांपल कि न्यूरॉन सेल फर्दर डिवाइड नहीं होती क्योंकि उसमें सेंट्रोसोम प्रेजेंट नहीं होता या सेंट्रियोल प्रेजेंट नहीं होता है, तो दो सेल आफ्टर द G1 फेज एंटर्स इनटू G0 फेज, फॉर एग्जांपल कार्डियक सेल्स। सो
जब तक इनकी ज़रूरत ना पड़ेगी कि डिवाइड हो तब तक वो जी नॉट फेज़ में रहेंगी, और जब उनको लगेगा कि हमको डिवाइड होना है या रिक्वायरमेंट होगी तो वो जी नॉट फेज़ से निकल के एस फेज़ और जी टू फेज़ के बाद कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस में एंटर कर जाएगी। सो अभी फ़िलहाल हम इसमें ये देखते हैं कि ये क्विसेंट फेज़ है, न्यूरॉन सेल इसमें एंटर हो जाती है, साथ ही साथ कार्डियक सेल्स भी इसमें एंटर हो जाती हैं। अब हम बात करते हैं कैरोकाइनेसिस की। ये जो कैरोकाइनेसिस हमको दिख रहा है, इसकी 4 प्रोसेस होती हैं: प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हो, पी मैट। तो एक सीक्वेंस में याद रहेगा।